जय हिंद दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पीवाईक्यू चर्चा की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हम 2019 के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक है सर। निशान सर, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं इसके पहले इन लोग को बता दूं कि देखो, हम लोग एक साल के पेपर को दो बार में दो टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग क्या करना, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो उसके नोट्स बना लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब रमन सर ने सीधा मुझसे बोला कि आप पूछिए, तो मैं इनसे पूछ ही लेता हूँ। मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन, एक सेकंड सर, बस मैं हिंदी में इसको कर लूँ, इंग्लिश में क्वेश्चन था क्योंकि। ठीक है, आप मुझे ये बता दो सर कि जो नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन देंगे क्या? ग्लोबल पॉलिसी सेंटर को है क्या? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर? नहीं, इसकी गठन हुआ है 2015 में 1 जनवरी को। बताइए। 1 जनवरी को ही शायद इसका गठन हुआ, नीति आयोग। अरे आप भारत की बात कर रहे हैं, इनोवेशन हाँ। इंडेक्स जो वर्ल्ड का है, मैं भारत सही बता में रहा हूँ। बोला भी हूँ, भारत नवाचार सूचकांक। भारत बोले हैं? और क्या? नहीं भाई, कमेंट में बताओ, नहीं बोले भारत, मुझे पता है, एग्जैक्टली पता है। आप बताइए, भारत नवाचार सूचकांक बोले। एक्सप्लेन करिए बार आप उसको। ठीक है, मुझे बताइए। 2019 में पेपर में क्वेश्चन बन के आया था। ये बार एक बार आप लोग फिर से अपडेट करना है। हालांकि इसका इस बार भी आंसर कर्नाटका ही है। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा राज्य भारत नवाचार सूचकांक में अग्रणी है या शीर्ष स्थान पे है? इसका करंट में भी आंसर कर्नाटका ही है, बस मैंने क्वेश्चन बदल दिया है। मैंने ये पूछा था कि भारत नवाचार सूचकांक जारी कौन करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। ठीक है। तो सर सेकेंड क्वेश्चन मैं ही पूछ लेता हूँ। आप मुझे बताओ कि मांगदेछु विद्युत संयंत्र किस देश में भूटान। स्थित है? भूटान। ओके जितने भी छू छू करके आएंगे ना, सब भूटान मार देना। हाँ, गाछू। ये सब भूटान में है, ठीक है। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन आपसे मेरा है, बहुत बिल्कुल। क्वेश्चन बोलिए। धन विधेयक मनी बिल के संदर्भ में संविधान का कौन सा आर्टिकल बताया गया है? ऑप्शन तो बता देंगे। आप लोग 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप बताना कि मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप लोग टाइप करते होंगे। सर आर्टिकल 110 है। ठीक है, सही है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, सही है। अब आप लोग बताइए कि संयुक्त बैठक का संबंध किस आर्टिकल? ज्वाइंट सेशन ना, 108 में इसके बारे में बताया गया कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी। 109 में विधेयक मतलब मनी बिल के संदर्भ में जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, 111 में विधेयकों की स्वीकृति राष्ट्रपति देता है, उसके बारे में बताया गया। तो ये पूरा क्रम एटलीस्ट याद होना चाहिए आपको। मैं एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन दे रहा हूं। 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया था, एक पर्सनालिटी तो उनका नाम लिखा था और कहा था कि उनकी पुस्तक वेणु शिल्प कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो बांस कला से संबंधित थी। अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं। अब आंसर जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, तो आपको बताना है वेणु शिल्प कला जो जिसमें बांस कला से संबंधित बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? कोनो चित्राचार्य उपेंद्र करके थे। लौका तक आ गया याद भाई, पहले बार इनका नाम मैं बताऊं, मैं एग्जाम में जब अटेम्प्ट किया था पहली बार इस क्वेश्चन को, तो मैं चित्राचार्य से चित्र मार दिया था। चित्र विकल्प में था वहां पर, चित्र मार दिया था। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो सबसे आसान है वही गलत आंसर है। ठीक है, तो ये दिमाग रखना है, बांस कला से संबंधित था। चलिए बताइए जरा आप मुझे। हेबियस कार्पस। हेबियस कार्पस, हाँ ठीक है। बोलिए यार। नहीं, इंग्लिश लैटिन भाषा में लिख करके आएगा तो आप कहेंगे कि नहीं हिंदी लिख कर पेपर में दो। कई बार आयोग ने एक काम किया हुआ है, वो लैटिन भाषा में लिख करके टर्म देता है। इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर दो हेबियस कार्पस क्या होता है, तो मैं पूछूंगा नहीं। टू हैव द बॉडी ऑफ वी कमांड टू बी सर्टिफाइड बाय व्हाट? हिंदी में बता दे। ला हिंदी में दे दें तो क्या? का शरीर रखना, हम आज्ञा देते हैं, प्रमाणित होना, किस अधिकार से? बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध है, तो 24 घंटे के अंदर में उसको न्यायालय में हेबियस कार्पस क्या होता है? वो तो वही होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ही है। Very good, ठीक है, तो बंदी परमादेश था, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब मीनिंग होता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा बहुत कुछ याद करा दे रहा हूँ। मैंडेमस कहते हैं परमादेश को। ठीक है, उसका मतलब होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रोविजन मतलब होता है कि हम रोक रहे हैं, निषेध कर रहे हैं किसी चीज को। ठीक है, सब लोअर कोर्ट को ये वो करते हैं। क्यो वारंटो होता है मतलब अधिकार परीक्षा, मतलब आप किस अधिकार से काम कर रहे अपने हैं, इस पद का आपने प्रयोग किया, फिर इस अधिकार का प्रयोग किया। ठीक है, ये अथॉरिटीज तो मतलब हिंदी मुझे पूरा पता है, लेकिन कोई बात नहीं है। पूछिए, आप पूछिए। आप मुझे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश, नहीं कौन सा राज्य दुनिया का पहला जैविक राज्य है? सिक्किम। बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब आप मुझे बताइए, कब बना था दुनिया का पहला जैविक राज्य? गोला 2016 में। 16। जा कोई नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में।
चलिए मेरा क्वेश्चन है, संविधान के हाँ किस शेड्यूल के अंतर्गत हाँ AMTM का प्रोविजन किया गया है? AMTM असम मेघालय है ना, हम्म, मणिपुर त्रिपुरा, नहीं गलत एक कर दिया। मेघालय, AMTM त्रिपुरा मिजोरम, मिजोरम है, मणिपुर नहीं, ध्यान हाँ। रखिएगा। AMTM ठीक है। छठवीं पांचवी सूची में जनजाति क्षेत्र, छठवीं सूची में विशेष AMTM। जनजाति क्षेत्र जो उनकी बात यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए पूछिए। अभी लद्दाख किस शेड्यूल में मांग कर रही है शामिल होने के लिए? इसी में ना, 6 शेड्यूल में बात कर रही है। ठीक है। अब 7वीं शेड्यूल या 8वीं शेड्यूल में भाषा नंबर 1 तो बना नहीं देंगे। ठीक है सर, आप मुझे बताइए, आप नहीं बताइए, ये लोग बताने दीजिए। 2019 में क्वेश्चन बना था कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित की गई? इसी को मैं बदल के 2024 पूछ लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने गूगल किया था, मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार चेक भी करेगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही में, ये मुझे याद आ रहा है UAE में हुआ था। ठीक है, ये 24 वाला आप लोग एक बार बताना कहाँ हुआ था, मैं मतलब इन्हीं लोग से अपडेट करके पूछ रहा है। ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है UAE में हुआ था, बट अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल दे UAE तो UAE सही है, ये लोग कमेंट कर दे। वहाँ नहीं हुआ था, हुआ नहीं, होने वाला है, उसकी बात होगी। 24 होने वाला। तो वो अजरबैजान, बाकू अजरबैजान, बाकू में शायद। तो भाई ये लोग बताएं। ठीक है, इसका फैक्ट क्लियर है तो आप लोगों को एक बार चेक हाँ ये फैक्ट क्लियर नहीं है, आप लोग बताना। चलिए, पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का निर्माण मोरारजी देसाई के कार्यकाल में किया गया था, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो कैबिनेट सचिव के द्वारा की जाती है, मुख्य सचिव के द्वारा की जाती है। अब 1977 था ना, मान लेते मोरारजी देसाई। ठीक है। मोरारजी देसाई के कार्यकाल के ड्यूरेशन में क्या किया गया था हम्म। कि पहले इसका नाम था आप लोगों का इसका नाम कुछ और था, मतलब ठीक है, नाम बता ही दे रहा मैं क्या था, प्रधानमंत्री सचिवालय कहते थे हम लोग इसको पहले। तो अब इसका नाम पीएमओ कर दिया गया 1977 में मोरारजी देसाई कार्यकाल में, और इसके जो मुख्य सचिव होते हैं वो इसके अध्यक्ष यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सर, ये मुझे देखिए, बेरी बेरी किस विटामिन, विटामिन B1, ठीक है, हाँ मतलब पॉलिश चावल से इसका संबंध है। बताइए, विटामिन B6 का नाम क्या है? नहीं, B2 का नाम क्या है? विटामिन B2 हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, पूछ रहा हूँ, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? B2 से ओठ फट जाते हैं, हाँ केवल कुछ वो अजीब नाम लिखा था ना उसका, हिंदी वाला बहुत अजीब नाम था। ओठ फट जाते हैं उसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैं अब विटामिन से ही आपसे पूछ भी ले रहा हूँ, आपने पूछा है। विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन के, अल्फा अल्फा, सही है। विटामिन ई, गेहूं के बीज का तेल, विटामिन B6, राइस ब्रान। बस 3 ही पूछोगे। सही नहीं है, इन तीनों बताना है। तीनों सही है। तीनों विटामिन के का संबंध अल्फा अल्फा से है। विटामिन ई का जो मुख्य स्रोत है वो है गेहूं के बीज का तेल। विटामिन B6 राइस ब्रान। अरे विटामिन B6 तो कहते क्या है, वो नाम तो बड़ा अच्छा नाम है उसका, कोबामाइन है क्या? नहीं, विटामिन B6 का नाम मैं देख के बताता हूँ। आप मुझे बताइए कि 11th शेड्यूल के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट या कितने टॉपिक दिए 29। और 12th शेड्यूल में? 12th में बताता हूँ, ये कम है, 15 है शायद, 15 है। ठीक है, विटामिन B6 का जो नाम है, विटामिन B6 में B12 का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं कथन का क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइए। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। अगला है, ठीक है, सही बात है। अगला है कि एक स्टेटमेंट में कथन ये है, कारण है मानव अंग केवल आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का संश्लेषण। केवल शब्द लगा दिया है, गलत कर दिया स्टेटमेंट, इसको हटा दीजिए, पहला सही है दूसरा गलत है। मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो मतलब केवल की वजह से गलत हो गया वो, यानी कारण यहाँ पे गलत है। कथन कारण के क्वेश्चन में कभी भी अगर स्टेटमेंट कोई भी गलत हो जाए तो आपको आंसर तुरंत मिल जाता है। ठीक है, मैंने फिर मान लिया था सही। ठीक है, मैं यहाँ पे केवल आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये 7 शेड्यूल के अंतर्गत
किस लिस्ट में शामिल होता है? यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट? सुन नहीं मैं सर। पब्लिक हेल्थ, हाँ। सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य तो ये राज्य सूची कब से ना, पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? राज्य सूची का। स्टेट लिस्ट का विषय है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा, वन, ठीक है, विवाह, गोद, ये सब कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया चीज़ें। विवाह, गोद, तलाक लेना, ये सब चीज़ें यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में शामिल होती हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी, ठीक है। शिक्षा और वन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको चेंज किया गया था बाद में, अमेंडमेंट के माध्यम से चेंज करके कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, आपको बताना सर, दो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, उसको मैच कराना है, केवलार और जिंक फास्फाइड। अरे जिंक फास्फाइड वो होता है भाई, चूहे मारने वाली दवा, रोडेंटिसाइड, हाँ, जो भी कहते हैं उसको, चूहे मारने की दवा होती है। केवलार, केवलार तो बुलेट प्रूफ जैकेट में उसका यूज करते हैं वो हम अजय लोग। देवगन की मूवी देखो ना सर, इसमें सुई नहीं घुस रहा है, वो बोलता है अजय देवगन की केवलार बुलेट सिंघम प्रूफ बड़ा देखेगा, बोलता है पहले सिंघम की कोई चौथी पार्ट आने वाली है, अमेरिकन आर्मी, हाँ। तो बाबू जो है एकदम परेशान किया हुआ है। चलिए बताइए। ठीक है सर, आप बताइए, प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग किए जाने वाली घटना कौन सी है? इंग्लिश में पूछ लीजिए, बता दें। ऑप्टिकल फाइबर जैसा कौन सा प्रोसेस होता है, उसमें मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR कहते हैं उसको, प्रकाश हिंदी में कहते हैं क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। द फिनोमेना यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी इज। दरअसल इसी का प्रयोग इंटरनेट केबल वेबल में भी करते हैं ना, टोटल, का प्रसार करते ये हैं। क्लास 10th में लिखा हुआ, ठीक है। अगला था सर, एंजाइम्स के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ। एंजाइम्स के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है कि वे जैव रसायन है, सेकंड है सही है, वे उस स्थल पर अपनी क्रियाविधि करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। सही है, जहां पर एक्शन ऑन द साइड वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, जहां प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे वो एक्शन करते हैं, बात सही। और एंजाइम जो होते हैं बायोकेमिकल्स होते हैं। बायोकेमिकल। आप पूछ लीजिए, पूछते रहे क्योंकि हमको पूछना देता। ठीक है, चलिए आपसे दो स्टेटमेंट देना, को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, इस शब्द को डिफाइन किया गया है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि संविधान जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ठीक है, केवल वो रिलीजियस नहीं, भाषाई अल्पसंख्यक को देता है केवल, हाँ, भाषाई ही है, धार्मिक को नहीं देता है। अब पहला स्टेटमेंट बताइए, सही गलत है पहले? पहला तो यार मुझे पता नहीं, पैसा निकल गया यार, इसमें तुम मोबाइल खोले हैं। बताइए बताइए बताइए। नहीं, पहला नहीं। देखो, अल्पसंख्यक को डिफाइन कहीं नहीं किया गया भाई, कहीं नहीं किया। मैं बहुत क्लियर करता हूँ, देखिए आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता, अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं करता है। और जो संविधान है वो दो प्रकार के अल्पसंख्यक को बताता है, एक धार्मिक और भाषाई दोनों है। अच्छा ठीक है, दोनों बताता है। भाषाई अरे आप याद करो ना, आर्टिकल 350A 350B की जब हम भाषाई अधिकारी की बात करते हैं वहां पर समझ लिया जाता है। मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न, ठीक है, लेकिन इनमें से क्या नहीं होता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन मैन नहीं होता है उसमें, मतलब ठीक है। बच्चों को आयरन की जरूरत नहीं होती है। आयरन की गोली इसीलिए अलग से देनी पड़ती है, महिलाओं में खुद ही आयरन कम होता है, यही तो कारण आप पढ़ते हो कि आयरन गोली दी जाती है। दिस इज राइट। अरे भाई साहब, आप तो अरे हम तो जानना चाह रहे थे। चलिए बताइए, किस व्यक्ति ने प्लांट डेवलपमेंट का भारत में विरोध किया? यार इसका टिक मैं मारा हूँ, महात्मा गांधी जी। सही क्या है? याद नहीं, महात्मा गांधी होंगे वैसे, महात्मा क्योंकि गांधी मैं सोच के मारा हूँ ना। महात्मा गांधी जी हमेशा प्लांट डेवलपमेंट का विरोध करते थे। उनका कहना था कि सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, मैं समझ रहा था। जैसे दरअसल महात्मा गांधी जी राज्य के कॉन्सेप्ट का ही विरोध करते थे, वो राज्य विहीन समाज का निर्माण करना चाहते थे, स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण। नहीं, मैं इसको ऐसे सोचा जब मैं इसको वो कर रहा था, जैसे थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन को बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे वो पाश्चात्य शिक्षा को के धूर विरोधी नहीं थे, लेकिन विरोधी थे। नहीं, पॉइंट सही है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही मतलब हो तो गलत सोच के मारा हूँ, लेकिन मेरा हो गया सही। कभी कभी सोच के मारने से गलत। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया है इसमें,
कह रहा है कि जो कैग है आपका, कैग किस आर्टिकल में, पहले तो ये बताइए। कमेंट सेक्शन में अरे बताना यार, सबसे ज्यादा सही आंसर कौन देता है, ठीक है। एक बार आप सुन कंफर्म कर दे, घबरा गया यार। आर्टिकल 68, नहीं, आर्टिकल 148, आर्टिकल 328, 148 140। आर्टिकल 148 में थोड़ा कैग के बारे में बताया गया है। गड़बड़ा जाता है, छोटा अच्छा, दिमाग है। क्वेश्चन मेरा भी ये है आपसे, कैग के पास पहले जो ऑडिटिंग की पावर थी, वो ऑडिटिंग की ड्यूटी या पावर जो भी मैं कहूँ, उसके पास से कब हटाई गई, कब इसको केवल कंट्रोलर और 1976 ऑडिटर रख दिया गया? 1976 में काम किया गया ना, बहुत अच्छी बात। तो 1976 में कैग से उसकी अकाउंटिंग वाली जो पावर थी वो ले ली गई थी, उसके पास अब केवल ऑडिटिंग की और कंट्रोलर की, लेखा परीक्षण का काम हाँ, करता के है। लिए बच गया था। ग्रंथ मिति क्या है? व्हाट इज ग्रंथ मिति? लाइब्रेरी नेटवर्क का कार्य है, पुस्तकालय सेवा है, सूचना प्रबंधन सेवा है, या सूचना प्रबंधन उपकरण है? अब यार देखिए, इसमें मुझे जो लग रहा है ना, फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल, लाइब्रेरी सर्विस। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो सर्विस है वो है, ठीक है, लेकिन ये काम वही करती है, बुकों वाला काम ही करती है, तो ए और सी दोनों मैच कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ये है आपकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल ऑन, ठीक है। बहुत कम लोग सीखे उसमें। हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन था मुझे लगता है, तो अब ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, ग्रंथ में। हाँ, ना पूछे तो भी ठीक है। एक क्वेश्चन है, नेशनल कैलेंडर को 22 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, पहला स्टेटमेंट ये है। नहीं, 1957 में मार्च महीने में। कौन सा कैलेंडर को हम नेशनल कैलेंडर मानते हैं? 78 ईस्वी वाले को, यानी तक संवत। शक संवत और विक्रम संवत में कितने ईयर का डिफरेंस है? ठीक है यार, सक संवत है आपका 78 का, वो 57 है शायद विक्रम संवत ना, तो दोनों को जोड़ दो, इतना साल का अंतर है, जोड़ दो, क्योंकि वो बीसी है और वो एडी है। मतलब दिमाग बा समझ ला तो का जान दादा। चला बतावा, एल्बिडो, एल्बिडो से क्या संबंध है? इट्स परासरण शक्ति, अवशोषण शक्ति, उत्सर्जक शक्ति, या परावर्तन शक्ति। इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन पावर है, ट्रांसमिशन पावर है, ठीक है, और इमिसिव पावर है, एब्जॉर्बिंग पावर है, रिफ्लेक्टिंग पावर है, ठीक है। तो एल्बिडो इज रिफ्लेक्टिंग पावर। अब सर आप पूछिए। चलिए 4 पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको, घटनाएं दे रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री की, आपको हम लोग क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है, कालानुक्रमिक ऑर्डर में लगाना है। पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, ठीक है। सेकंड है जलियांवाला बाग हत्याकांड जी। थर्ड है महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च, और चौथा है डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। इसको आप लोगों को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है, ये बहुत अच्छे से सोच समझ कर आप सर इसमें एक ये लोग बताएंगे फिरोज शाह मेहता, बाकी मैं बता देता हूँ। एक ये लोग कमेंट में देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हमको पता है कि ये 1919 की घटना है। एग्जैक्ट अगर मैं डेट याद करवाऊँ तो 13 अप्रैल 1919, बैसाख का दिन था, बैसाख की दिन, ठीक है। अब इसके बाद सर आपने बोला है दांडी मार्च, तो दांडी मार्च आपकी 1929 की घटना है, 29 या 30 की, 1930 की हो सकती है, 31 मार्च या कुछ घटना है, 6 अप्रैल 6 मार्च नहीं 12 मार्च, हाँ 12 मार्च को चले थे, 6 अप्रैल को पहुंच गए थे। तो ये 1930 की घटना है। यहाँ पर ये बात ये ध्यान रखिएगा ना, जो कभी का प्रश्न ये पूछता कि सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कब स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट उस दिन हुआ था जिस दिन महात्मा गांधी जी पहुंच करके नमक कानून तोड़े थे। ये क्योंकि 12 मार्च से, 12 मार्च से कंफ्यूज मत कर जाना, आपको 6 अप्रैल ध्यान रखना है। और धर्षणा रेड का भी संबंध यहीं से है, सरोजिनी नायडू, ठीक है। अब हम लोग ये समझ, सर आपने क्या बोला था? अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, 1927 की घटना है। तो साइमन कमीशन के बारे में अभी जो आर वाले पेपर में क्वेश्चन था, वो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करें, समझ में नहीं आया। मैं कमेंट में देखा बहुत सारे कमेंट, एक्चुअली मैं बताता हूँ, वो मैं मेरे मुंह से गलत निकल गया था, गलती मतलब मैं उसको सही बोला था। वापस हालांकि मैंने क्वेश्चन भी नहीं देखा वो जो बोले। एक्चुअली क्या है कि साइमन कमीशन भारत में 2 बार आई है। जैसे साइमन कमीशन का ये कहा था कि 1919 में था, भैया एक्ट का आपको परीक्षण करना है 10 साल बाद 1929 में, लेकिन पहले ही आ गई थी। तो परीक्षण वो एक्ट किसके पे लगा था? भारतीयों पे। तो एक बार आ रहा था यहाँ पे स्टडी की वो, कि मतलब कैसा इंप्लीमेंट हुआ है।
ठीक है, ठीक है। और एक बार और वो और विजिट की जब अपना रिपोर्ट सौंपी है, ऐसा कुछ है। ये मैं क्लियर था कि 2 बार तो आए हैं, मतलब वो स्टेटमेंट मुझे याद था वो, लेकिन नीचे लिखा था कि दूसरा विजिट इनका इस समय था। ये देख लीजिएगा हाँ, पॉइंट आप लोग। तो साइमन कमीशन आई है 1928 में, गठित हुई है 27 में, आई है 28 में बॉम्बे में, ठीक है। सबसे पहले बॉम्बे में आई तो थी। वही क्या है कि वही कुछ तो मेरे मुंह से गलत दिख रहा है, Fact जिसमें उन लोगों ने बोला कि सर वो दूसरा मीटिंग में आई है और आपने बोला है कि पहला, तो वहां मैं लॉजिक में सही था, मैं फैक्ट गलत कर दिया था बस। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इतना होता रहता है बड़े बड़े देशों में, छोटी छोटी बातें। अब बताइए कम्युनल अवार्ड किस ईयर में हुआ था? 1932 कम्युनल अवार्ड, यही सेकंड गोल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें गांधी जी राजपूताना पे बैठ के जाते हैं। इसमें मनमोहन सिंह बोले मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू, ये सब लोग शामिल थे, ठीक है। और आप ये कुछ सारा कंफ्यूज कर रहे हैं शायद, मुझे लगा कि मैं ज़्यादा श्योर हूँ, और बताइएगा अभी मुझे। कम्युनल अवार्ड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ सेकेंड था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, Second- सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही गांधी जी वहां पे गए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल की थी, इसी बात पे फेल ही की थी कि हमको वो करना है, मतलब कम्युनल अवार्ड चाहिए, तो उसी मतलब इसी भी मुद्दा पे बात हो रही थी, तो गांधी जी लौट के चले आते, ठीक है। तो इसी में पूना पैक्ट जो है, देखो पूना पैक्ट, और इसी पूना पैक्ट का नाम एक और है, यरोदा जेल में गए गांधी जी, तो इसको यरोदा पैक्ट भी कहते हैं। और ध्यान ये रखिएगा, इस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया है। गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किया, बस इस पे मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया है। इसी तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई थी, तो जब तहकीकात कमेटी बनी है, उसकी ड्राफ्टिंग तो गांधी जी ने की गांधी जी है, ने लेकिन report- सिग्नेचर गांधी जी नहीं किए हैं, ये मतलब पॉइंट, अध्यक्षता गांधी जी नहीं किए थे, ड्राफ्टिंग। ये पॉइंट सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग हाँ। ध्यान रखिएगा ऐसे पॉइंट। चलिए, अभी लाइट थोड़ी सी बग गई है तो थोड़ा वो होगा। अभी कोई दिख रहा है ना दिक्कत सर, नहीं, एकदम आपका एकदम मजेदार है। एकदम गोरे दिख रहे हैं। चलिए बताइए, एका मूवमेंट कब हुआ था, एका आंदोलन? एका मूवमेंट, ये सर उस समय आपका असहयोग आंदोलन का वो दौर था, जस्ट तो 1922 मुझे लग रहा है, 1922। 21 कब, कहाँ हुआ था? एका मूवमेंट ये हमको उत्तर प्रदेश में होता, अवध में हुआ था। अवध रीजन में हुआ था, 1921 में हुआ था। वो शायद कुछ रीजन में टैक्सेशन को 50% प्लस कर दिया गया था, तो इससे Exactly. अच्छा उत्तर प्रदेश की अगर भूमिका आ गया 1857 के बाद क्या है, एका मूवमेंट को आप लोग लिखना जरूर पेपर नंबर 5 में। पेपर नंबर 5 में। देखिए ताना भगत जो आपका हुआ था, ये जस्ट असहयोग स्टार्ट हुआ था उसके पहले ही खत्म हो गया था। ताना भगत, हाँ असहयोग 14, हाँ ठीक है। हाँ, 14 से 18 तक चला है। सही थे, वेरी गुड वेरी गुड। मैं थोड़ा एक मूवमेंट 1945-47 ड्यूरेशन चला था, कृषि मूवमेंट था, क्या नाम था उसका? तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन था ना, मैं तेभागा से कंफ्यूज कर सकता ना। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कुछ और बता दो, जैसे कि पाबना मूवमेंट का ईयर बताओगे सर, कब हुआ था? पाबना, पाबना मुझे लगता है यार ये 1800 75 73 76 के ड्यूरेशन में हुआ है। पाबना मूवमेंट ये है, और संथाल मूवमेंट 1855-56 के ड्यूरेशन में हुआ। हाँ। तो ये 4-5 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ ही लेता है कहीं ना। कुका, कुकी, ये सारे भी हम पूछ लोग तो लेते याद हैं। किए थे, एक तरीके से मैं बताता हूँ क्या याद किए थे। उसको हम लोग क्रम में बता देंगे, मतलब वो पूरा एक क्रम का हम लोग वो 4 कौन से थे उसमें? कुकी, कुका, कोल, ऐसे कुछ कोली। तीन तेल आएंगे, वो हम लोग याद करा देंगे। कोली, कोल, कुका, कुकी, ये क्रम एक बार आप लोग चेक करिएगा। ये 4 आंदोलन का क्रम इसी प्रकार से, ठीक है? कोली, कोल, कुका, कुकी। चेक करके कंफर्म जरूर करना मुझे, ठीक है? ये पेपर में आया हुआ है, मतलब ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, हम लोग ये क्रम बनाए थे, ठीक है सर। आप मुझे बताइए, निम्नलिखित में से 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से संरक्षण से है, सही है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से। जैव सुरक्षा वाला नागोया और कार्टागेना प्रोटोकॉल है। कार्टागेना प्रोटोकॉल, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही जा रहे हैं आप, सही जा रहे हैं। अच्छा देखो, तहकीकात नासिरी, मुझे लगता है पहले 4 साल के पेपर में 3 बार तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बताएंगे? क्या तहकीकात है? नासिरी, नहीं तहकीकात नासिरी नाम नहीं है, तबकात नासिरी है। तबकात मैं पढ़ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। तबकात नासिरी, वही मेरा कहने का मतलब था। राइटर कौन है बताएंगे? बता देंगे, अगर ऑप्शन देंगे क्लियर बता देंगे। तो बता देंगे। मिनहाजुस सिराज। मिनहाजुस सिराज है। मिनहाजुस सिराज। जियाउद्दीन बर्नी का उसमें नाम लिखा था, जो फतवा जहांगीरी वाले हैं, सही है ना? तारिक फिरोज शाही। तारिक फिरोज शाही, सॉरी, फतवा जहांगीरी क्रॉस कर दीजिए, तारिक फिरोज शाही। देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब लोग कहते हैं ना प्रीवियस तुगलक के समय में आए थे जियाउद्दीन बर्नी। प्रीवियस से क्वेश्चन नहीं आता, उसका बहुत proof आए यही हैं है। भाई, बहुत आते हैं। तबकात नासिर मुझे याद आ रहा है, पिछले 8 क्लास जो हमने लिए हैं उसमें तो 3-4 बार तो मैं डिस्कस किया हूँ। अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था तबकात नासिरी वाला।
मैंने तो कॉलम में दिया था बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यू आर राइट सर। हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा अकबर के कहने पे उनकी बेटी लिखी थी हुमायूंनामा, हुमायूं की नहीं, हुमायूं की बहन लिखी थी, गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन थी वो कि उसकी बहन थी? उनकी बेटी थी, बाबर की बेटी थी शायद वो, मतलब हाँ हुमायूं बाबर की। की बेटी तो हुमायूं की बहन हुई ना। हाँ तो वही तो बोले, हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, गुलबदन उन्होंने बेगम। लिखा था हुमायूंनामा। अच्छा, तारिक फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी हो गए। और आपका तुगलकनामा किसने लिखा था? तुगलकनामा, तुगलकनामा आपका, ए भैया याद आ जा, शुरुआत आप बता दो यार। कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग तुगलकनामा किसने ये लिखा था। बहुत अच्छा नाम है यार। ठीक है आप लोग बताइए यार, मतलब ये ऑप्शन ना देना, बता देती हूँ। चल आप आगे पूछा। अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो, हाँ दया कर रहे थे। चलिए आप पूछिए, मैं बहुत कुछ। ठीक है सर, बताओ आप। एक स्टेटमेंट बताइए कि तितलियां कम तापमान को सहन नहीं कर पाती हैं, यही कारण है कि वो ठंडे क्षेत्रों में कम पाई जाती सही बात है। दरअसल क्या है कि जब उनके कम टेम्परेचर होता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से लगभग थोड़ा ज़्यादा होता है, जहाँ तक मुझे श्योर। तो क्या होता है, कम टेम्परेचर पे उनकी जो मांसपेशियां वो खुल नहीं पाती, तो पंख उड़ नहीं पाते। जब पंख उड़ नहीं पाते उनका, तो क्या होता है, वो शिकारों से बच नहीं पाती हैं, वो अपने भोजन की तलाश नहीं कर पाते, तो कम टेम्परेचर पर जीवित नहीं रह पाती हैं। हमारा। देखिए ये क्वेश्चन गलत हो गया पिक्चरों की वजह से। देखिए एक पिक्चर की वजह से केवल आर सही हुआ है कि देखिए होता क्या है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, कथन में लिखा था। तो मैं समझ गया कि उष्णकटिबंधीय है, प्रजनन क्षमता ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा संख्या हो जाएगी, जब विविधता बढ़ जाएगी। मैंने इसको क्लियर सही माना। लेकिन ये तितलियां मुझे कम तापमान सहन नहीं करनी, और कोनो कोनो पिक्चर में जम्मू कश्मीर में तितली उड़त दिखा देना कुर्मिला, तो वो घबरा गया, हमको इमेजिन ऐसा लगा कि जैसे पिक्चरों में सर आजकल आंखें बंद करते तो उनके जीवन में तितलियां उड़ती नहीं जा पाती है उनको। होता है निशादर इस पेज में सबके साथ ऐसा होता है। अब बताइए सर, पारिस्थितिक तंत्र में एक ट्रॉपिक स्तर से अगर दूसरे ट्रॉपिक स्तर पे आप जा रहे हैं तो एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एनर्जी तो वैसे की वैसी रहेगी जी, बढ़ जाएगी घट जाएगी। कभी भी देखिए क्या होता है ना कि एनर्जी का लॉस होता है। 10% रूल यही है ना, लैंडमार्क का नियम था ये। 10% लॉस हो जाता है। ये बात बहुत श्योर है, बंद 10% लॉस में 10% अगले में ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होती है, सॉरी 10% ट्रांसफर होती है। मतलब ये बहुत पॉइंट है कि एनर्जी का लॉस ही होगा, बढ़ेगी तो नहीं है, एकदम निश्चित। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थ नाइट्रोजन निर्धारण से जुड़ा हुआ है? नील हरित सवाल। बिल्कुल आंसर सही है इनका या नहीं है बताइए आप। नील हरित सवाल। नेक्स्ट आप बताइए, धुंध 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा तो बताइएगा। धुंध अनिवार्य रूप से किसकी वायुमंडलीय उपस्थिति का कारण है? धुंध का इंग्लिश बताते हैं स्मॉग। स्मॉग इज इसेंशियल कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। बिल्कुल, तो ये सही है, आंसर इनका सही है। नेक्स्ट सर, एक बार मतलब ये 3-4 बार क्वेश्चन मैं पिछले 5 साल में दे चुका हूँ। ग्लोबल 500 अवार्ड क्यों, किस अचीवमेंट पे दिया जाता है? ये पर्यावरण चेंज के लिए दिया जाता है कि बीच में लगता है कि आप बताइए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, ग्रीन मतलब पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण संरक्षण के। और नेक्स्ट आप बताइए, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल इज ठीक है। अब इस क्वेश्चन की कहानी बहुत अजीब है। अब बताइए सर क्या है? ऑप्शन देता हूं, आर्कटिक में एक स्थान है या एक ध्वस्त तारा है? 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं सर, बताइए। एक ध्वस्त तारा है। निशान सर बड़ा दिल से इसका आंसर मारे थे कि अटलांटिक में एक जगह है, क्या बात है? मेरी दिमाग में ना मुझे उजून छिद्र याद आ रहा था कि अब मैं यार नींद आ रही, सो रहे थे, मैं जब इसको क्रॉस चेक किया मैं कहा यार सोची कहाँ है। बहुत शर्म आई हमको खुद के ऊपर। एक क्वेश्चन सर आधा से करिए, चुल्लू पर पानी दे। एक क्वेश्चन और बताते हैं। नींद में मतलब ये पूरा पेपर मैं नींद में सॉल्व किया हूँ। तो हुआ क्या है, एक क्वेश्चन था 124 नंबर, मैंने छोड़ दिया इसको। क्वेश्चन क्या था, मतलब मेरी जिंदगी में सर वो तो मत ही बोली मेरे बारे में। नहीं, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज, यानी ये बेसिकली उस चीज के लिए फेमस है, भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी के लिए। ऑप्शन में दामोदर था, न इसमें नर्मदा था, न कुछ था। भाई बहुत आसान। चंबल भी था सर। ठीक है, चंबल भी था ऑप्शन में। मैं तो मतलब इसको आंख मूंद के दामोदर मान देता, लेकिन असल में आंख ही मुदा था तो क्वेश्चन छोड़ दिया।
पढ़ा ही नहीं। और मैंने आप खोल के मारा था, चंबल मारा चंबल। था मैंने, ठीक है। मतलब ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। आंसर फिर से कंफर्म कर दिए बार, बच्चा कंफ्यूज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी जल निकास के लिए जानी जाती है? तो ये दामोदर नदी है। ठीक है, ये बेसिकली आपको जो पलामू पहाड़ियां हैं झारखंड में, वहां से बहती है। आंसर है। ठीक है, चलिए बताइए आप। चल आप पूछिए पूछिए पूछिए। अभी तक मैंने कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं किया है। वनस्पति दो तीन गलत के बिना। वनस्पति प्रकार और क्षेत्र। ये नहीं पूछा यार, ये नहीं याद है, पूछिए। चैपरल टाइप की वनस्पति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? कैलिफोर्निया। चैपरल यू मीन कैलिफोर्निया? एक माटोरल बताओ। मेडिटेरियन वाला रीजन, जो मतलब भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र। नहीं, चिली। माटोरल अब बता देता हूँ। यहाँ पे देखो यार, बहुत अजीब, ये याद ही करना पड़ेगा, हम लोग को भी नहीं आ रहा था। माटोरल नामक एक वनस्पति है जो कि चिली में पाई जाती है। चैपरल नामक जो वनस्पति, इनसे मैंने पूछ लिया था, वो कैलिफोर्निया में। मैक्विस नामक एक वनस्पति है जो कि भूमध्य सागरीय है। मैक्स से मैंने भूमध्य सागर है तो मैक्स। पैन बॉक्स नामक एक है जो कि दक्षिण अफ्रीकी की वनस्पति है। अगर ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को। इसका किसी को कोई ट्रिक पता हो तो कमेंट में बताना, मैं याद कर लूंगा, मुझे याद नहीं। हाँ भैया, ये बताना, हम लोग को भी मदद कर देगा। अब मैं कुछ देश और राजधानी दे रहा हूँ सर, मैच कराइएगा। ये सब मध्य एशियाई क्षेत्र का है, मतलब उसको बोल सकते हैं। बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, याद है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बताइए सर। उज्बेकिस्तान ताशकंद हो गया। उज्बेकिस्तान का ताशकंद हो गया, बिल्कुल सही बात, 1 रुपया। ताजिकिस्तान, ऑप्शन देंगे, भुला गए इसे। ताज दुशांबे। ताजिकिस्तान, तजाकिस्तान है एक्चुअली, लेकिन ताजिकिस्तान में बोलता हूँ। हाँ। किर्गिस्तान। ऑप्शन वाले तभी बता पाऊंगा, याद नहीं आ रही थी। किर्गिस्तान, अशगाबाद या बिस्केक। किर्गिस्तान, अशगाबाद। तो किर्गिस्तान इज रॉन्ग आंसर, बिस्केक। किर्गिस्तान बिस्केक, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। फिर याद करा देता हूँ, ये 1 2 3 4 लाइन से मैच था। उज्बेकिस्तान ताशकंद, ताजिकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान का बिस्केक, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। अब कजाकिस्तान का आप बताइए। कजाकिस्तान का बताइए। कजाकिस्तान वो बड़ा है, एक पूरा घेरे हुए है। अच्छा, इसी के एक्सप्लेनेशन में दिया है, मुझे याद है। नूरजहां, याद कर लीजिए। दिया कि नहीं? नूरजहां नहीं, नूर सुल्तान भाई। अरे नूरजहां से याद, छोटी छोटी बातें करते हैं आप। कजाकिस्तान में शायद यूरेनियम बहुत पाया जाता है ना? यूरेनियम का सर्वाधिक मतलब कहाँ पाया जाता है बताना आप लोग। 4 में आपको बैटल दे रहा हूँ। हाँ। अब मैं क्वेश्चन पूछ, बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ जजाऊ। ऑलरेडी डिस्कस हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सही, ठीक है सर। बिलग्राम, तो ये चौसा और बिलग्राम लड़ा था हुमायूं और शेरशाह के समय का। इसको आगे करो। 39 का, ये 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। हाँ, मतलब उसी टाइम की घटना। 40 सही बोले, चौसा और बिलग्राम। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्या बोले हैं? सरनाल। ये मुगल और एक मिर्जा कोई करके था, उसके साथ हुआ था। हुसैन मिर्जा के साथ, मुगलों का हुसैन मिर्जा। ये भी आपकी 1500 के ही करीबी कोई घटना है। 1572। ठीक है, 1572 के करीब में। इसके बाद से धर्मत का युद्ध हो जाता है, आपका उत्तराधिकार की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? ये आपको ये 1707 में। उस समय औरंगजेब मरा था, तो जजाऊ का युद्ध हुआ था। हाँ, तो 9 में मान लीजिए। अरे 1658 ये दारा शिकोह और उसके मध्य हुआ था, औरंगजेब के मध्य हुआ था। धर्मत का, हाँ, धर्मत का दारा शिकोह। ऐसा धर्म से आता ना, धर्म कौन मानता? दारा शिकोह मानता था। दारा शिकोह बढ़िया था सकता। हाँ, नहीं ठीक है, दारा शिकोह से ही मैं धर्मत जोड़ा था, लेकिन दिमाग में मेरे उल्टा गया, मुझे लगा औरंगजेब। ठीक है, वो मैं शाहजहां समझ लिया कि शाहजहां के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई चली थी। चलिए मैं याद करा देता हूँ आपको। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में हुआ था। सरनाल का युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था हुसैन मिर्जा और मुगलों के मध्य हुआ था 1572 में। धर्मत का युद्ध जो हुआ था 1658 में हुआ था, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। और जो जजाऊ का युद्ध था, जो कि औरंगजेब के पुत्रों के, ये सब करते क्या थे? दिन भर उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ते रहते थे बस। ठीक है, मतलब धर्मत उधर, इसके पहले देखिए उत्तराधिकार की लड़ाई एक्चुअली था आपकी शुरू हो गई है शाहजहां के साथ ही।
सच है कि शाहजहां का था, खुर्रम खुसरो काटी थे ना, उन्हीं में से 4 बेटे में से एक थी, खुद ही मतलब गद्दी पे कब्जा करने की कोशिश किया था। तो ठीक है। जो दिखाए थे वही पाएंगे। ठीक है ना, तो जजाओ 1707 में हुआ था। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। ठीक है, आप सर हमें बताइए, मैं आपको एक ट्राइबल का नाम बताता हूँ, उस ट्राइबल का नाम है किर्गिज। किर्गिस्तान में पाई जाती है, नाम ही बहुत क्लियर। आइनू, जापान, अंगामी, नागालैंड, पिग्मी, बांग्लादेश। चारों सही है। ठीक है सर, आप क्या करिए, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर को अरेंज करिए। सतपुड़ा सबसे वेस्टर्न में करिए आप, एकदम कर दिए। सबसे ईस्ट में करिए आप छोटा नागपुर। सतपुड़ा, मैकाल, महादेव, छोटा नागपुर, गढ़वाल। बजरंग बली में बटा पहाड़ी उठा के इधर से उधर के दे बा। सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। बजरंग बली नहीं, दशरथ माझी तो बन सकते हैं। हम एक बार सर मतलब मैपिंग का क्वेश्चन शिशु मंदिर में, मैं शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, मैपिंग आया था, तो कोई तो नदी पूछी थी और आता तो नहीं था कुछ भी, यह मन किया वही नदी बना दिए। जो नदी पूछा था जहाँ मन किया खींची, तो सबका मैप का कागज मिल गया, मतलब वो जो मानचित्र मिला था हमारा नहीं दिए, तो हमको बाद में उठाया गया, बोले कि ई देवता बाटे हनुमान जी केवल पहाड़वा उठो लेना नाम है, नदियाँ उठा के इधर से उधर कर दिया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है, लैंड ऑफ बिग गेम किसको कहते हैं? लैंड ऑफ बिग गेम मतलब बड़े खेल का मैदान। ये मैं जो मारा था याद आ रहा है यार मुझे, मैं सवाना वाला कोई मारा था। सही आंसर है। उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र जो होता है, जो ग्रासलैंड है, घास भूमि, तो बड़े खेलों का मैदान यहाँ पे मतलब। आप सर मुझे बताइए, इम्फाल बेसिन क्योंकि मणिपुर में पाई जाती है, किसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, लोएस्ट मैदान का या सरोवरी मैदान का? ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, ठीक है, और इसका आंसर सरोवरी मैदान होगा। और कश्मीर घाटी और इम्फाल घाटी दोनों सरोवरी मैदान का एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कभी पानी भरा था, ठीक है, जो कि धीरे धीरे पानी या तो इवेपोरेट हो गया, तो निकल गया, कहीं से रिस गया, और अब उसमें जो तलछटी बची है वही मैदान ये है। तो इम्फाल का मैदान वही है ना एग्जाम्पल सरोवरी मैदान का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी लोएस्ट क्या होता है, बाकी प्लेन क्या होते हैं, बार देख लेना, क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कई बार। अगला बताइए आप, इक्ता से संबंधित, इक्ता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इक्ता के बारे में बताइए कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। तो रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान्स अकाउंट। गलत है, गलत ये गलत है। इक्ता वाज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। सही है ये? सही है ये। ठीक है। अरे इल्तुतमिश के टाइम पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था लगभग, ठीक है, और अच्छा था, सभी इक्तदार जो थे अपने अपना वो रखते थे, घोड़ा वोड़ा रखते थे। और जो सियासतनामा है, वो सियासतनामा वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इक्ता सिस्टम। सही है। ठीक है, चलिए तब सियासतनामा लिखा कौन था, उसका नाम एक बार याद करा दो मुझे, याद नहीं है। सियासतनामा मैं बताता हूँ, निजामुल मुल्क। सियासतनामा इज द फेमस वर्क बाय निजामुल मुल्क। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके साथ ही आप लोग के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी, जो आंसर राइटिंग हमारा सीरीज चल रही थी वो चलती रहेगी वैसे के वैसे। उसके साथ ही साथ आप लोगों का एक आंसर राइटिंग बैच भी स्टार्ट कर दिया गया, तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो इन्फॉर्मेशन देखिए, सीधी सी बात, हम लोगों ने एक पेड बैच लॉन्च भले किया है, हमारी जितनी फ्री सीरीज है वो कोई बंद नहीं होगी, बल्कि हम उसमें यूपीआरओ की पीवाईक्यू ऐड कर रहे हैं, करेंट अफेयर भी उसको ऐड ही करेंगे। देखिए, करेंट अफेयर को लेके मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, बट आपको बता दूं अभी डाउट थे कि एग्जाम जुलाई या एग्जाम अक्टूबर, हालांकि 99% चांस है अक्टूबर, 99% चांसेस है सबकी मिड अक्टूबर जाएगा। अब सोचो अगर जुलाई में एग्जाम होता तो मैं उसको पढ़ाने से बेटर अभी फिर एक महीने नहीं आ जाएगी तो मैं नई वाला पढ़ा देता, मैं इसी के लिए उसको पढ़ाने नहीं उतरा था। मैं सोच रहा हूँ कैलेंडर आ जाए भाई, अगर जुलाई में होगा तो नई वाली पढ़ा दूंगा, अक्टूबर में होगा तो पुरानी दोहरा दूंगा, वो दोहराना बहुत जरूरी है, वो दोहरा दूंगा तो जब नई वाली मैगजीन आपके सामने आएगी ना तो वो दहीनी आगे खेल बनेगी खत्म करने के लिए, आपके लिए भी, चलिए मेरे लिए भी। ठीक है, तो सभी दोस्तों को जय हिंद, मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में।